नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जब मैं पूछा करता हूँ ना आप कैसे हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा सोच करके लिखा करिए कैसा फ़ील कर रहे हैं आप लोग। तो आज जिस क्वेश्चन को मैं डॉक्टर साहब के साथ पूछना, बात करना, डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि शादी के बाद जो भी लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं, लेट्स से आज तो हमारी शादी को 18 साल हो चुका है। 19। अच्छा सॉरी 19। ऐसे इसमें बहुत सीक्रेट बात है दोस्तों, अगर आप पास्ट को भूलते हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। खैर सवाल ये है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं भूलने चाहिए। वो तो आप भूलते ही नहीं है, यही तो सवाल है आज का कि आखिर क्यों शादी के इतने सालों बाद भी जो लेडीज़ हैं वो अपनी पुरानी लड़ाइयों को भूल नहीं पाती हैं। ऐसा क्यों होता है रिम्पी? तुम लोग भूल क्यों नहीं पाती यार? जब जेंट्स सॉरी बोल देते हैं, को कहते हैं कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो भी नहीं भूलती हैं लोग, है ना दोस्तों? अच्छा, एक्चुअली वो सॉरी ना, वो ऐसा होता है कि वो चीज़ भूलती तब नहीं है जब ऐसा लगता है कि जेन्युइनली हमारी बात सामने वाले तक पहुंची नहीं है। लाइक वो ऐसा है कि जैसे मोमेंटली अभी कुछ हुआ है तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए सामने वाला सॉरी बोल दे रहा है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनको एक वो चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग, कि अगर वो नाराज़ भी हैं तो वो नाराज़गी कहाँ से आ रही है, सामने वाला उसको समझे, ये ना कहे कि हाँ ये गुस्सा हो गई, इसने लड़ाई करी। दे वॉन्ट देयर हस्बैंड्स टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशन कहाँ से आ रहा है। मतलब हमें लेबल मत करो यार, डोंट से कि तुम गुस्सा हो गई या तुमने झगड़ा कर लिया या तुम नाराज़ हो गई। वी वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ने मुझे यहाँ पे चोट पहुँचाई, इसलिए मैं नाराज़ हूँ या गुस्सा हूँ। और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग फील नहीं होती ना, तब तक फिर वो नाराज़गी बनी रहती है। आई थिंक वो रिजॉल्व नहीं होती, इसीलिए वो पास्ट मतलब आगे तो बढ़ गए लाइफ में, लेकिन वो पुरानी चीज़ जब तक हील नहीं हुई तब तक वो फ्यूचर में आएगी बार बार उठ के। अभी थोड़ा सा धीमे धीमे चलते हैं। आपने बहुत कुछ मेरे ऊपर काम दे दिया है कि मैं आपकी पुरानी चीज़ को पूरा समझ करके उसको ठीक कर दूं। मतलब दोस्तों मुझे लग रहा है मेरे सर पे ढेर सारा बोझा दे दिया गया है। अब मुझे याद करना होगा लास्ट कब लड़ाई हुई थी, उसके पहले की कौन सी लड़ाई थी, और अगर मुझे याद नहीं आएगा तो याद दिलाया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी याद दिलाती है पापा को, एक बार तो शुरू हो मेरी जाए। मम्मी भी याद दिलाती है और कभी कभी मैं भी दिलाती तो हूँ। मेन वही क्वेश्चन है कि आखिर लेडीज भूलती क्यों नहीं है लड़ाइयाँ? देखो, क्या रीज़न है? लेट्स लेडीज़ वो चीज़ भूल जाती हैं जो मेंटली रिजॉल्व हो गई। मेंटली नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट मुझे लगता है फीमेल्स के लिए इमोशनली जो चीज़ रिजॉल्व हो गई वो तो हो गई रिजॉल्व, और जहाँ पे इमोशंस की गांठ बंध गई और जीवन आगे बढ़ गया, वहाँ पे जब तक वो इमोशंस रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक वो गांठ रहेगी। लड़ाई के समय मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे वो स्टोर रहता है दिमाग में मेमोरी की तरह। किस बात पे लड़ाई हुई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्या महसूस किया था उस टाइम पे, फीमेल्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब अगर हमारे तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई है तो मैंने जो भी बोला है वो सब आपको याद नहीं रहेगा, आपने क्या फील किया है वो सब याद रहेगा। करेक्ट। तब तो बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर वो फील कैसे कराएंगे? उस समय मेरा हर्ट या जो भी चीज़ है वो डिजॉल्व हो। एक बार बताइए, बिना बिना बोले या बिना बात किए कैसे वो इमोशन डिजॉल्व होगा? हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुम मुझसे, मतलब मुझे याद है लास्ट एक बार मैं और डॉक्टर साहब दोनों बाइक पर जा रहे थे, कई कई साल हो गए दोस्तों, मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने बोला नहीं था। याद आ गया? डोंट अटर दैट वर्ड। मैंने इनको नहीं 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 नहीं। मैं बोलूँगा नहीं पूरा। मैंने इनको बोल दिया कि तुम ऐसे दिख रही हो किसी के नाम से, कि तुम ऐसा दिख रही हो, तो गुस्सा आ गया। तो इसका मतलब वो चीज़ इंटेंशन में नहीं था, वो मजाक से बोला गया था। हाँ बट यू फेल्ट बैड। हाँ, वो उसने कहीं मेरी आइडेंटिटी को चोट पहुंचाई या जो भी मेरी जैसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई उस टाइम पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे पूछना है कि, मतलब पूछना नहीं, मैं अपना थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप ऐसी ऐसी दिख रही हो या ऐसी हो, लेट्स से मैंने तुमको बोल दिया तुम कितनी बेकार हो, मैंने बोल दिया तुम कितनी मोटी हो। इसका मतलब वो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। नहीं, अगर वो चीज़ उस समय हर्ट कर गई तो देखो, बहुत सारी बार होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं जो कि रजिस्टर नहीं होती, लेकिन उस मोमेंट पे इंसान अगर लो फील कर रहा है या वो किसी चीज़ से डिस्टर्ब है कह लो, या परेशान है, या उस समय वो अपने बारे में अनश्योर है और सामने वाले ने एक जनरल बात बोल दी, मतलब मजाक वाली भी लेकिन थोड़ी हर्टफुल थी वो, तो वो रजिस्टर हो गई हर्ट की तरह। हर्ट सारी चीज़ें नहीं करती हैं, हर्ट कुछ कुछ चीज़ें करती हैं जिन चीज़ों को लेके हमें खुद पे डाउट होता है।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब ज़नोगा के हिसाब से चूँकि हमारे ब्रेन में आई सेंटर बहुत कम है, इंटेलिजेंस बहुत कम है और इमोशन का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी अच्छी अच्छी बातें मैं ढेर सारी करूँ वो जाएगा तो ज़रा से मेमोरी में, क्योंकि आई सेंटर की मेमोरी बहुत कम है, लेकिन इमोशन की मेमोरी का स्पेस ही बहुत ज़्यादा है। शायद इसलिए आपको मेरी अच्छी अच्छी बातें या लॉजिकल बातें स्टोर नहीं होती होंगी। मैं 10 बार बोल दूं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट आई हैव टू मेक यू फील सेफ, तब शायद आपको वो फाइट रिजॉल्व हो। सर देखो, इंटेलेक्चुअली लड़ाई होती क्यों है? लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई इस चीज़ पे होती ही नहीं कि तुमको कुछ काम करना है और मैं चाहती हूँ आप वो काम ना करो। लड़ाई होती है जब इमोशंस फाइट करते हैं एक दूसरे के। मेरे इमोशंस आपके इमोशन से फाइट कर रहे हैं, वही लड़ाई होती है। क्योंकि बाकी सारे इंटेलेक्चुअल चीज़ें तो लोग बोर्ड रूम में एक दूसरे के साथ कंपनीज़ में या राउंड टेबल पे बैठ के कॉन्फ्रेंसेस में सब सॉल्व कर ली जाती हैं ना। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, उनको बता दूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, हम लोग बोल रहे हैं इमोशन। मुझे लगता है 99% लोगों को पता ही नहीं है कि इमोशन अलग चीज़ होती है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है। एक्चुअली हमारे माइंड में ज़ेन योगा की वजह से एक फ्रेमवर्क बन गया है कि अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो मैं इमोशनल हूँ, अगर मैं प्रॉपर ब्लैक को ब्लैक वाइट को वाइट कह रहा हूँ तो मैं इंटेलिजेंस में हूँ इस समय। और जब बेसिकली कोई चीज़ एडिक्टिव तरीके से हम काम कर रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो जिसको हम जानते हैं गलत है और नहीं रोक पा रहे, वो इंस्टिंक्ट है या एस सेंटर है हमारा। तो आई थिंक ये ज़ेन योगा की वजह से हमारे दिमाग में तो एक क्लियर कट डिमार्केशन बन गई है, इसलिए हम इस तरह से इन चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए ये मुश्किल है समझना। बचपन में जैसे स्कूल में 1 2 3 4 सिखाया गया, ऐसे ही हम लोग आपस में भी और हमारे बच्चे भी और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स भी ये जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशन क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं और इसके अलावा तीसरी एक चीज़ है। इसीलिए मुझे लगता है अब हमारी आपकी जब लड़ाई होती है, जब तक बहुत दिन से नहीं हो पाती, अगर होती भी है तो जल्दी रिजॉल्व इसलिए हो जाती है बिकॉज वी सेंस के मैं इनको गलत फील ना कराऊं और मुझे इनको जब बात समझानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको फील कैसा करा रहा हूँ, चाहे कितनी भी सही बात हो। अगर इनको गलत फील हो रहा है, पेनफुल फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, तो बात का लॉजिक ही ख़त्म हो जाता है। हमको लगता है कि अगर हम कोई बहुत इंटेलिजेंट सी बात बोल देंगे तो सामने वाला उससे वो लड़ाई भूल जाएगा या उस नेगेटिव इमोशन से निकल आएगा। बट ये बात है ही नहीं। आपकी इंटेलिजेंस अगर सामने वाले के इमोशन से टकराएगी तो वो काम ही नहीं करेगा, बिकॉज एक नेगेटिव इमोशन को एक पॉजिटिव इमोशन चाहिए हील करने के लिए। लॉजिक नहीं चाहिए, रैशनल नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइट क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बात नहीं ट्रांसफ़र होती है, वो एक इमोशन ट्रांसफ़र होता है कि कैसा फील कराया आपने। लेकिन जो कुछ भी हो चुका है, ज़िंदगी का नेचर ऐसा है कि वो चीज़ भूल जानी चाहिए, लेकिन वो भूलती नहीं है। सर वो भूलती तब है अगर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए उसी समय। भूलती तब है जब वो इमोशनल हर्ट या पेन की तरह मेमोरी का पार्ट नहीं बनती। और दूसरा, या तो आप उस समय बहुत ज़्यादा सजग हो, लाइक आपको पता है कि ठीक है अभी ये हो गया बट ये इस कारण से हुआ, आप बहुत अवेयर हो उस टाइम पे, वो रजिस्टर नहीं हुई आपके दिमाग में पेन की तरह। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तुरंत तो भूलती नहीं, मतलब तुरंत तो आप सजग होना बहुत ही मुश्किल है। अगर सजग है तो लड़ाई होगी नहीं। हाँ, भूलती तब है जब उस चीज़ पर मैंने 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे 1 दिन 2 दिन टाइम दिया और मैं अपने इमोशन में से बाहर निकल के आया और फिर उसमें अगर मैं अपनी गलती देखता हूँ तो मैं उसमें आपसे सॉरी बोलूँ। अच्छा, सॉरी भी नहीं होता सर। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे कि लड़ाई हुई या कुछ भी अनरिजॉल्व चीज़ हुई उसमें, बट ज़्यादातर तो खैर फीमेल्स ही गुस्सा होती हैं, वाइफ्स ही गुस्सा होती हैं, नाराज़ भी वही होती हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला उनकी बात माने या उनका वो सब कहे। बट जैसे कहते हैं ना कि अगर उस समय आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि वो हंसी आ गई, या उस समय आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि एक माहौल लाइट हो गया, जैसे आप सपोज़ आइसक्रीम ले आए या आप मना लिया आपने, या अगर आप अपने इमोशन से निकल के आ गए तो आप सामने वाले को उससे निकाल लेते हो। इसको बोलते हैं इमोशनल रीअश्योरेंस। इमोशनल रीअश्योरेंस। लेकिन या तो इसके लिए एक जन जो समझदार है वो पहले अपने इमोशन से निकलेगा। लेकिन निकलने से भी पहले
जो भी आदमी ये पहले देख पाए कि मैं इमोशन में हूँ, क्योंकि जब आदमी इमोशंस में होता है ना, हाँ, पता उसको ही अपनी नहीं सारी चलता। बातें सही लगती है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो इमोशनल हर्ट में है इस समय। इसलिए जब मुझे पहली बार दोस्तों पता चला था ना, ये ज़ुनोगा में मुझे पहली बार मालूम पड़ा था कि मेरे ही ब्रेन में इमोशंस का अलग सॉफ्टवेयर है, अलग सेंटर है और इंटेलिजेंस का अलग सेंटर है, मैं बहुत खुश हुआ था। सो दूसरा पॉइंट मैं चाहूँगा हम सब लोग मतलब याद रखें कि मेमोरीज़ ख़त्म नहीं होती हैं जब तक कि उनको कॉन्शियसली रिजॉल्व न किया जाए। वो बीसियों साल तक रहती हैं। हाँ, बीसियों साल तक रहती हैं। सो ट्रू, करेक्ट। मैं अभी अपनी सिल्वर जुबली रियूनियन में गई थी और वहाँ पे मुझे पता चला, मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात किया तो उसने मुझे बताया एंड आई वाज अमेज्ड कि 20-25 साल पुरानी चीज़ें भी रिजॉल्व हो रही थी इस रियूनियन में। एक बंदे ने आके उसको सॉरी बोला कुछ चीज़ के लिए, उसको पता भी नहीं है कि क्यों सॉरी बोल रहा है, बट शायद उस बंदे के मन में कुछ रहा होगा कि मैंने इसको गलत किया था उस समय या कुछ ख़राब बोल दिया था। उसने 25 साल बाद मेरी फ्रेंड को सॉरी बोला एंड इट वॉज अमेजिंग। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा ओ माई गॉड, कितने सारे लोगों की कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हील हुई होंगी या क्लियर हुई होंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई वो जो थी रीयूनियन। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है दोस्तों कि औरतें जब भी लड़ाइयाँ मतलब बार बार उन बातों को रिपीट करती हैं जो पहले हो चुकी हैं लड़ाइयों वाली, तो उसमें वो एक ख़ास पैटर्न देखती हैं। वो घटनाओं को नहीं डिस्कस कर रही हैं कि पिछली बार भी ये हुआ था, उसके पहले भी तुमने ये कहा था। वो एक पैटर्न को रिपीट होते हुए देखती हैं। तो देखा जाए तो एक जासूस की तरह वो काम करती हैं। वो ट्रैक करती हैं कि ये आदमी किस तरह से बिहेवियर करता था और इसी से वो डिसाइड करती हैं कि ये ऐसा ही हमेशा करता रहेगा। कोई एग्जांपल है आपके पास मेरे बारे में कि मैं एक ही चीज़, एक ही गलती बार बार करते रहता हूँ? कोई पुरानी लड़ाई हो तो निकालिए आप अपने पिटारे में से। नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे लर्नर हैं। जब कोई चीज़ होती है तो आप सीख जाते हैं, फिर रिपीट नहीं होता है चीज़ें। इसका मतलब है दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ तभी मैं सीख पाता हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मैं काफ़ी सालों से रिपीट कर रहा हूँ गलती और अभी तक मैं नहीं सीखा हूँ, नहीं सुधरा हूँ? तो ख़राब चीज़ है। मतलब मेरे पार्ट से अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आप सुधरे नहीं, सुधरा क्या होता है? सुधरा तो ऐसे तो लड़कियां भी, लेडीज़ भी यही करती हैं। मतलब ऐसे तो मेरा भी बिहेवियर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ऐसा होगा कि सेम चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं अभी तक बहुत टाइम से। अभी आपको अच्छी वाली बीवी नहीं बनना है, आपको अभी वो बीवी बनना है जो पुरानी वाली गलतियों को निकाल निकाल के लड़ाई करती है अपने हस्बैंड से। मैं यही सोच रही हूँ मैंने कौन सी चीज़ लड़ाई में पुरानी वाली कुरेदी थी। जब भी हम किसी भी पास्ट की इवेंट को निकाल के चेक करते हैं तो हमारा दिमाग उसको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया है अभी। वो चाहता है कि उसके ऊपर और एनालिसिस किया जाए और खुदेरा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इवेंट मुझे आपके पास ला सकता है तो आपसे दूर फेंक सकता है। लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक कार खरीदनी है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमको कार खरीदनी है और मैं गया खरीद के लेके आ गया, जैसा कि हमने अपनी पहली कार के साथ किया था। हाँ। उसमें दोस्तों मैं डॉक्टर साहब को बताया भी नहीं, मैं गया और मैंने गाड़ी खरीद कर लेकर आ गया। मुझे तो खराब लगा। मैंने कहा आप गए, आप कार लेके आ गए, आपने मुझे पूछा भी नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं किया कि क्या लेने जा रहे हैं। मैंने कहा ये कोई राशन तो है नहीं कि गए लेके आ गए। यू बाय कार और आपने पहली बार कार खरीदी है एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। कल उन्होंने दोस्तों बहुत ही मज़ेदार एक एपिसोड देखा। लेकिन ये कार वाले एक्सपेरिमेंट से आपको क्या लगा? नहीं, मुझे उस कार के एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया था कि कोई भी डिसीजन जो एक साइज़ से बड़ा हो, एक बड़ा साइज़ होता है, उसमें लेडीज़ ये चाहती हैं कि हमारा भी दिमाग इसमें इन्वॉल्व हो। और इसलिए नहीं क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस चाहिए, इसलिए क्योंकि उनका अलग माइंड है, उसके बारे में वही सोच सकती हैं। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लखीमपुर में रहता हूँ, अब हमें किसी और नए शहर में जाना है और नौकरी वोकरी फिक्स करके सब मैं आ गया। अब तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अब हम लोग ज्वाइन करने वाले, कहीं और जाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूँ? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज लाइफ पार्टनर का यही मतलब होता है कि दो लोग हैं, लाइफ के सारे डिसीजंस साथ में मिलके लेंगे। तो कोई भी एक जन सब कुछ डिसाइड कर ले ये दूसरे को एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये मेरे केस में भी लागू होता है कि मैं जाके कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ले लूँ जिसमें कि मैं आपसे पूछूँ ही ना,
इन द सेंस जैसे मैं एमबीए करने गई, मैं फिर उसके बाद वापस आई, लखीमपुर में जॉब ज्वाइन किया। अगर मैं डिसाइड कर लेती कि नहीं मैं जा रही हूँ बॉम्बे में, मुझे जॉब ऑफ़र मिला है, मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लूँगी, और इस चीज़ में हम दोनों बात नहीं करते, कंसल्ट नहीं करते, तो 2 लाइफ्स सेपरेट हो जाती हैं ना। तो उसमें आप सामने वाले का ओपिनियन मैटर करता है, उसको ये बताते हो जब उससे पूछते हो या डिस्कस करते हो। और प्लस एक चीज़ ये भी है कि जब आप किसी से कुछ बात करते हो, चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, वो बात नहीं है क्योंकि आप दोनों की लाइफ में उस बात की वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं, बात करके ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर मान लो आप चले गए होते बैंगलोर, एमबीए करने के बाद मैं जॉब कर रही हूँ, उसके बाद हमारी लाइफ और हमारा फ्यूचर क्या होता, अगर हमें डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, तो शायद हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते जो कि अजनबी लोगों की है। इसलिए मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ इसलिए भी लड़ाई करते हैं बिकॉज वो दोनों एक ही यूनिट हैं। हाँ, ये और जैसे उंगली हाथ दर्द करता है तो बॉडी को दर्द होता है, हाथ को भी दर्द होता है। करेक्ट। ऐसे ही एक को अगर तकलीफ हो रही तो दूसरा उसके बिना रह नहीं सकता। इसीलिए कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ या हस्बैंड कोई पॉइंट ला रहा है और वो बार बार ला रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर अभी और डेप्थ में बात करना चाहिए, प्लस अपने आप को बोलना चाहिए मैं अभी समझा नहीं हूँ, तुम अभी और बताओ मुझे, तुम और क्या सोच रही हो। अलग अलग एंगल से सुनने की कोशिश करें एक दूसरे को। और मुझे लगता है वो जो पास्ट की भी हर्ट निकल के आती हैं, जैसे ये बात सही है कि लेडीज़ जब गुस्सा होती हैं तो वो पुरानी सारी चीज़ें खुदेड़ के ले आती हैं, तुमने तब वैसे किया था, तुमने तब ऐसे किया था, ये वो। बट आई थिंक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई थी उस टाइम, दब गई थी। बट और जब दोबारा से कोई ख़राब चीज़ हुई, लड़ाई हुई या कोई ट्रॉमेटिक चीज़ हुई, तो वो दोबारा से उभर के आ गई। मीन्स वहाँ पे अब उस चीज़ को अगर नए सिरे से बोल दिया जाए, यार ठीक है उस समय मैं तुमको समझा नहीं था, या उस समय हम दोनों इस पे कुछ और डिसीजन कर सकते थे, या समहाउ एक हीलिंग बाम भी लग जाए ना, तो फिर वो पुरानी बात उठ के आएगी नहीं। इसमें दोस्तों मुझे एक बड़ी आपसे भी, मुझे दोस्तों से, मतलब हमारे सब्सक्राइबर से एक बात ये कहनी है कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, अगर पास्ट की लड़ाइयों को हम जल्दबाजी में ख़त्म करना चाहते हैं, अरे चलो अब भूलो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स लाइक आप एक बड़े क्रैक को, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, उसके क्रैक को आप ऐसे ही सीमेंट से छुपा दे रहे हो। वो क्रैक अंदर अंदर बड़ा होता जाएगा। क्योंकि जब हम एक किसी भी इवेंट को ऐसे ही छुपा देते हैं तो वो हमारा माइंड ऐसे स्टोर करता है उस चीज़ को, जब ये आदमी अब मेरे लिए ख़तरनाक है। अब डर डर के जब आप किसी के साथ रहोगे, उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकते आप, जिसके साथ आप सेफ़ फील नहीं करते हो। इसलिए अगर हस्बैंड या वाइफ उस मुद्दे को छोड़ दो, उस लड़ाई के मुद्दे को छोड़ दो, और कुछ जाओ शॉपिंग कराओ, या डेट पे चले जाओ, या कुछ और कर लो ताकि हम दोनों की नज़दीकी बढ़ जाए। इट इज़ नॉट द वे। शी इज़ स्टिल फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, मुद्दा ये भी नहीं कि वो जो जिस पर लड़ाई हो रही है बात कितनी बड़ी है, उस समय वो लड़की या वो लड़का इनसिक्योर फील कर रहा है। लेडीज़ को बहुत बात करनी होती है और जेंट्स को समझ नहीं आता बोलना क्या है, सो दे गो साइलेंट। मैंने देखा है मोस्टली द प्रॉब्लम इज़ लड़कियों को यही महसूस होता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, और औरतों को चाहिए कि हाँ आप बात करके इसको सुलझाओ, और जेंट्स को लगता है यार फॉरगेट इट, आगे बढ़ो अब। और लड़कियों को लगता है कि भूल कैसे सकते हैं, बिकॉज वो तो चीज़ अभी सॉल्व ही नहीं हुई पूरी तरह से, एक तरह से उस पर काम ही नहीं किया गया है, वो तो अनफिनिश्ड टाइप की रह गई। प्रॉब्लम यही आती है, लड़कों को लगता है यार बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों में उनकी बात नहीं होती। आए चल ठीक है यार, हो गया करके एक हाथ मारा कमर पे, उसने उसको मारा, एंड देन डन। बट लाइफ पार्टनर्स 2 अलग अलग स्पीशीज़ की तरह से हैं, साथ में रहते हैं हस्बैंड और वाइफ। आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स में भी, या जैसे मैं और भी फीमेल से बात करती हूँ, तो उनका यही कहना होता है कि आदमियों के लिए बात करना बड़ा मुश्किल है। उनको लगता है क्या बात करें, बात क्या करनी है इसमें जो कोई 2 लोग बात करते हैं ना, तो औरतें तो बोलती हैं, हाँ, लेकिन आदमी जो दूसरी चीज़ कर सकते हैं उसको भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं। सुनना। लिसनिंग। आदमियों का काम बोलना नहीं है, आदमियों का काम सुनना है। और जैसे गाड़ी को स्टीयरिंग तरह से यहाँ वहाँ टर्न कर दो, तो औरतें हो गई हैं पहिया जिसका चलना काम है, आदमी है स्टीयरिंग जो खाली यहाँ वहाँ ज़रा सा हिला दिया, गाड़ी आगे चल जाए। गलत है सर ये, मतलब स्टीयरिंग के हिसाब से पहिया चलेगा। हाँ, यू मीन टू से? अगर पहिया नहीं चलेगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी बेबी। नहीं, यहाँ पे आप ऐसे मत कहिए। अभी तो आपने पहिया बताया था। पहिया तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं,
इंजन तो आप हो, मेन इंजन ही हो आप। पहिया नहीं तो फिर डन, आप स्टेयरिंग तो हम इंजन। अरे हम आपकी स्टेपनी बनने को तैयार हैं भाई। नहीं, इसमें देखो जो सुनने का काम है ना, वो आदमी को नेचुरली नेचर ने बनाया है कि आदमी सुने। जब आदमी बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है तो सोच रहा होता है। लेकिन उस सुनने में सर रिस्पॉन्ड भी तो करना होता है, बिकॉज काफ़ी बार आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला सुन रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है। आप बोले जा रहे हो, पता चला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। सुनने में तो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी तो होता है। एक्चुअली सुनना एक तो सरफेस पे से सुनना होता है, किसी को हमने ऐसे सुन लिया और ब्रशअप कर दिया, सुन के ना हमारा माइंड फटाफट समरी बनाता है, अरे क्या बोल रही है, अरे वही बात बोल रही होगी जो पिछली बार बोला था। लेकिन अगर मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा तो एक डॉक्टर की तरह मैं, जैसे मरीज़ को देखता है कि अच्छा ये मरमर की आवाज़ आ रही है तो हार्ट की क्या कौन सा इशू होगा, उसके एमआई हो सकता है या लंग्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के हिसाब से सोचेगा और सुनेगा। अगर माइंड ये कहता है कि यार मैं समझ गया, तो वो सुनना नहीं है, वो खाली सरफेस पे सुनना है। इनफैक्ट जब कोई आदमी बहुत गहरे से सुनता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो सोचता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुनना अभी लोगों को यूज़ करना चाहिए, एक प्रैक्टिस करना चाहिए। अपनी वाइफ और हस्बैंड बैठ करके एक दूसरे को बात करें और सुने, वॉक करें और बात करें और सुने, ड्राइव पर जाएं, बात करें और सुने। और जैसे ही कोई बहुत क्रिटिकल चीज़ आ जाए जहाँ पर गुस्सा हो रहा है, वहाँ तो मैदान छोड़ के जाए ही ना। जैसे हम लोगों ने एक डील कर रखी है दोस्तों, मेरी और डॉक्टर साहब की एक डील है कि हमें से जिसको भी ज़्यादा गुस्सा आए तो दूसरा गिव अप ना करे, उसको उस गड्ढे में से निकालने की कोशिश करें। मतलब ये हम भूल जाते हैं उस समय जिस समय हमारी फ़ाइट होती है। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही हम में से जो भी इंसान अपने आई सेंटर में से ई में से निकलता है और आई में पहुंचता है, वो तुरंत दूसरे के पास आता है और उसको, लेकिन इस पर रोल प्ले करता है ईगो का। मैं तो यही सोच रही थी कि ज़्यादातर टाइम तो आप ही निकालते हैं हम दोनों को इमोशंस में से। और हाँ, लेकिन बस मेरा रोल ये होता है कि समटाइम्स उस ईगो को छोड़ के मुझे ये इस स्टेट में आना होता है कि सर मुझे हेल्प करिए स्टेट से निकलने के लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस स्टेट। ये जिस भी स्टेट में मेरा माइंड अभी है, प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो इसमें दोनों पार्टनर्स का ये रोल है कि अगर एक लीड लेता है सामने वाले को निकालने के लिए, तो दूसरे को प्रिपेयर होना चाहिए, एटलीस्ट अपना हाथ तो पकड़ाए। मतलब अगर एक हाथ मांग रहा है और दूसरा दे ही नहीं रहा है, तब भी तो नहीं हो पाएगा ना कि दोनों लोग निकल पाएँ उस सिचुएशन से। अगर एक हाथ मांग रहा है तो दूसरे को अपनी ईगो छोड़ के हाथ बढ़ाना भी पड़ेगा, तभी निकल पाएंगे दोनों जन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके थ्रू सबसे बात करना बताना चाहता हूँ। जब मेरे मन के अंदर में ये चलता है, ये लड़की तो ऐसे ही बिहेव करती है, ये ऐसे ही हमेशा कंप्लेन करती है, इसने पिछली बार भी ये किया था, तो मैं आपको सुनने के बजाय अपने मन में चलने वाले थॉट्स के थ्रू अपने ईगो को जी रहा हूँ। और फिर मैं वही करूँगा जो मेरा ईगो बोलता है कि ये लड़की मुझे नहीं सुनती, या ये लड़की हमेशा ऐसे बिहेव करती है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, या इसके साथ मैं रिलेशनशिप सुपरफिशियल रखूँगा। तो ईगो का मतलब है कि मेरे मन में चलने वाले वो रिपीटेड थॉट्स जो असल में पूरी तरह से सच नहीं है, वो केवल एक ईगो है, एक नॉइज़ है। तो ईगो तभी ख़त्म हो सकता है जब आप अपने अंदर में चलने वाले नॉइज़ को बोलेंगे, अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात जानता हूँ, मुझे इसकी बात सुननी है, कुछ नया समझना है। माइंड में आप बोलते हैं कि हाँ, जो भी मेरे मन में चल रहा है उसको साइड रख के अभी ये सुन ले कि सामने वाला क्या कह रहा है। ये तो फीमेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है ये क्या बोलेंगे, मुझे पता है इनका क्या एक्सक्यूज़ होगा। ये तो लेडीज़ का भी मन में आता ही है। तो ऑब्वियसली फिर हमको भी एज वाइफ्स वो रखना पड़ेगा साइड में जो भी माइंड कह रहा है, और एटलीस्ट सुनना पड़ेगा दूसरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। ईगो में फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, परिवार ख़त्म हो जाते हैं, देश ख़त्म हो जाते हैं, बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि उनके मन में जो चल रहा है वो अंदर की एक गूंज है, वो कोई बोल कुछ नहीं रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर तुम गुस्से में बोलती हो आई हेट यू, उस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक स्टेटमेंट है जो अंदर में से चीख की तरह निकला है। इट इज़ यू आर फीलिंग इनसिक्योर। वाइस वर्सा, अगर मैं किसी समय पर रो रहा हूँ या मेरे मन में दुख है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड इसका कोई मतलब नहीं है, इट कैन बी क्योर्ड। और लास्ट में मुझे दोस्तों कहना है कि पास्ट की अगर लड़ाइयाँ निकल के आ रही हैं, इसका मतलब वो जिंदा घाव हैं, दे नीड टू बी नर्चर्ड एंड केयर्ड फॉर एंड हील्ड। तो कभी भी उसको ब्रश करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ वो एक नासूर बन जाएगा, एक कैंसर बन जाएगा रिलेशनशिप का। जैसे कहते हैं ना,
आज ही मैं पढ़ रही थी तो उसमें कृष्णमूर्ति कह रहे थे कि अपने माइंड को ऐसे देखो कि एक भी थॉट ये ना बचने पाए कि ये कहाँ से आया। फॉलो एवरी थॉट, हर थॉट को ध्यान से देखो, उसके एंड तक देखो, तो तुम देखोगे कितना मुश्किल काम है, बिकॉज एक के बाद एक के बाद एक कंप्लीशन तक जाता ही नहीं है माइंड। सो इट इज़ लाइक हर फाइट या हर आर्ग्यूमेंट या हर पुरानी चीज़ जो निकल के आती है नई, उसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। मुझे वो 3 इडियट की तरह बोलने का मन करे, वाह कितना अच्छा। इस पोयम को लिखा है डॉक्टर किरण पांचाल ने। मैं रूठा, तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरार है, कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन। मैं चुप, तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। छोटी बातों को लगा लोगे दिल से, तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर सोचो, हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। ना मैं राज़ी ना तुम राज़ी, फिर माफ़ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा यादों में दिल कभी, तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे अंदर, एक तेरे भीतर, फिर इस अहम को हराएगा कौन। ज़िंदगी किसको मिली है सदा के लिए, फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। और मूंद ली दोनों में से अगर किसी दिन एक ने आँख, तो कल इस बात पर पछताएगा कौन। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब।